हेलो नमस्कार, मैं आपका होस्ट और दोस्त सुनील शर्मा स्वागत करता हूं खास कार्यक्रम महासेवा न्यूज के खास पॉडकास्ट में, जिसमें हम हमेशा अवेयर एजुकेट करते हैं, साथ ही रीडेवलपमेंट से रिलेटेड। तो रीडेवलपमेंट में बड़ा विषय लेकर आए हैं कि जीएसटी और रीडेवलपमेंट का किस तरह रोल है, एप्लीकेबल क्या है। जीएसटी के एक्सपर्ट सीए संकेत शाह सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ऑथर्स हैं और जीएसटी पर काफी सारा काम कर रहे हैं। 17 साल पहले इन्होंने एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट क्लियर किया, उसके बाद 12 साल का उनका खुद का अनुभव है एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, प्रैक्टिस जीएसटी और सर्विस टैक्स और तमाम विषय पर। और साथ ही इनको बिग फोर जैसी कंपनी में एज ए एक्सपीरियंस है काम करने का। तो अभी भारत में भी सर बिग फोर के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया तमाम सीए को, उसको भारतीय ग्लोबल कंसल्टिंग की एक भूमिका अदा कर रहे हैं रमेश प्रभु जी और आपकी पूरी टीम। सर उसके लिए भी बहुत शुभकामनाएं कि आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा कि भारत में भी बिग फोर जैसी कंपनियां बनेगी तो देश का आर्थिक विकास भी होगा सर। तो सर जीएसटी पर हम जानेंगे, मुंबई करो की काफी सारी उम्मीद है। सर पहला सवाल है, हाउ डज जीएसटी अप्लाई टू रियल एस्टेट सेक्टर इन जनरल? सो ब्रॉडली स्पीकिंग अगर हम देखें तो जीएसटी ऑन अ रियल एस्टेट सेक्टर अप्लाइज ऑन अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी। कंप्लीशन सर्टिफिकेट आने से पहले अगर कोई प्रॉपर्टी बेची जा रही है तो उस पर जीएसटी लगेगा। एक बार कंप्लीशन सर्टिफिकेट आ गया उसके बाद जो प्रॉपर्टी बेची जा रही है उस पर जीएसटी नहीं लगता है। फ्रॉम अ डेवलपर पर्सपेक्टिव अगर हम बात करें तो वेन एवर अ डेवलपर इज सेलिंग अंडर कंस्ट्रक्शन यूनिट ही हैज टू चार्ज जीएसटी. When the developer receives completion certificate for that project, units sold after completion certificate are not subject to GST. तो यहाँ पे सबसे important है ये समझना कि आपका qualification of the unit, whether it is under construction or after completion, is very crucial. संकेत जी, कॉमन मिसकंसेप्शन अबाउट जीएसटी इन रियल एस्टेट? कॉमन मिसकंसेप्शन में दो पॉइंट्स है। एक तो एक बहुत कॉमन मिसकंसेप्शन ये होता है कि सारी रियल एस्टेट की प्रॉपर्टीज पे जीएसटी लगता है। तो अगेन मैं रिपीट करूंगा जो मैंने पहले कहा कि अगर कोई प्रॉपर्टी अंडर कंस्ट्रक्शन स्टेज में बेची जा रही है तभी उस पे जीएसटी लगेगा। जो प्रॉपर्टी आफ्टर कंप्लीशन बेची जा रही है उस पे जीएसटी नहीं लगेगा। तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। ये बेसिक मिसकंसेप्शन होता है बहुत बार कि अगर हम कोई रियल एस्टेट का ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो हमेशा उस पर जीएसटी लगेगा। सेकेंड मिसकंसेप्शन सर ये बहुत सारा लोगों के दिमाग में होता है कि अगर कोई रीडेवलपमेंट का प्रोजेक्ट हो रहा है तो रीडेवलपमेंट के प्रोजेक्ट को कोई भी तरह का जीएसटी नहीं लगता है। तो ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। हालांकि ये बात सही है कि इन अ रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट द सोसाइटी में नॉट रिसीव एनी जीएसटी इनवॉइस। हाउएवर सम ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ अ रीडेवलपमेंट ट्रांजैक्शन जैसे कि एग्जिस्टिंग मेंबर्स को मिलने वाले फ्री यूनिट्स या उनको मिलने वाला कंपेंसेशन, दिस कुड बी सब्जेक्ट टू जीएसटी बेस्ड ऑन द डॉक्यूमेंटेशन एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द ट्रांजैक्शन। जो रीडेवलपमेंट में फ्लैट फ्री दिए जाते हैं, जो पुराने कभी स्टाम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन, सर्विस टैक्स भरा होगा आज से 25-40 साल पहले, उन लोगों को भी क्या जीएसटी क्या एप्लीकेबल है, किस तरह से फ्री ऑफ कास्ट? सो सर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपने पूछा है। तो इसमें हमें जीएसटी का एक कंसेप्ट है जो समझना पड़ेगा जिसको हम बोलते हैं बार्टर। तो बार्टर ये कंसेप्ट होता है जहाँ पे मॉनिटरी ट्रांजैक्शन नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल कि मैंने आपको एक आईफोन दिया और सामने आपने मुझे एक सैमसंग का फोन दिया, तो ये हो गया बार्टर ट्रांजैक्शन जहाँ पे हमने मॉनिटरी ट्रांजैक्शन मॉनिटरी एग्जीक्यूशन नहीं किया, हमने चीजों में अपना ट्रांजैक्शन कंप्लीट किया। तो ये बार्टर ट्रांजैक्शन का जो कंसेप्ट है वो जीएसटी में यहाँ पे इम्प्लीमेंट होता है। तो लॉजिकली अगर आप देखेंगे तो जब सोसाइटी के एग्जिस्टिंग मेंबर को कोई यूनिट मिलता है तो उसके लिए वो कोई मॉनिटरी कंसिडरेशन नहीं देते हैं। हाउएवर फ्रॉम द जीएसटी लीगल पर्सपेक्टिव लॉ में इस ट्रांजैक्शन को इस तरह से देखा गया है जहां पे वो इसको ट्रीट करते हैं कि इट इज ए सप्लाई ऑफ सर्विस बाय अ डेवलपर। जब वो कोई यूनिट कंस्ट्रक्ट करके एग्जिस्टिंग मेंबर को दे रहा है तो वो सप्लाई कर रहा है एक सर्विस उस एग्जिस्टिंग मेंबर को विच इज कंस्ट्रक्शन सर्विस अगेंस्ट अ कंसिडरेशन जो उसको मिल रहा है बाय वे ऑफ डेवलपमेंट राइट्स। तो इसको बोला जाता है बार्टर ट्रांजैक्शन कि वो कंस्ट्रक्शन सर्विस दे रहा है और सामने उससे डेवलपमेंट राइट्स मिल रहे हैं। और इस ट्रांजैक्शन को एज ऑफ नाउ जो लीगल लॉ है, जो लॉ आज बना हुआ है, उसमें उस ट्रांजैक्शन को टैक्सेबल एम्बिट में काउंट किया जाता है। कितना परसेंट है सर? जब हम लोग ये ट्रांजैक्शन की बात कर रहे हैं तो एग्जिस्टिंग फ्लैट ओनर्स को जब उनका यूनिट मिलता है, अगर रेसिडेंशियल यूनिट्स है तो वो 5% से टैक्सेबल होंगे, सब्जेक्ट टू अगर वो अफोर्डेबल में क्वालिफाई होंगे तो 1%। बट मेजरली आप देखोगे तो मुंबई जैसी सिटी में अफोर्डेबल में क्वालिफाई होने के चांसेस कम होते हैं। तो जनरली द यूनिट वुड क्वालिफाई अंडर नॉन अफोर्डेबल, जिसके लिए आपको 5% का जीएसटी का रेट होता है। लोगों का कहना है कि जो रिहेब पे क्यों लगता है जीएसटी? परफेक्ट। रिहेब पे तो ऑलरेडी स्टैम्प ड्यूटी, सर्विस टैक्स, वेट वगैरह उस वक्त दिया होगा लोगों ने,
तो आज वो रिहेब पे 500 का एरिया है तो 500 पे नहीं, यदि उसको जो दूसरा सेल परचेस करता है वो बंदा, तो उस पे लगना चाहिए। करेक्ट सर। तो जो मैंने अभी बताया लॉ लिखा हुआ है, हम उसकी बात कर रहे हैं। हाउएवर ये ग्रे एरिया है, जैसे आप बता रहे हो, कोई उसमें डाउट नहीं है, ये ग्रे एरिया है। और इस ट्रांजैक्शन की टैक्सेबिलिटी को चैलेंज करते हुए बहुत सारे कोर्ट्स में लीगल केसेस आज पेंडिंग है। फैक्चुअली स्पीकिंग, एज ऑफ नाउ जिस तरह से लॉ बना है, इस ट्रांजैक्शन पे टैक्स लग रहा है। हाउएवर इस ट्रांजैक्शन की टैक्सेबिलिटी की फाइनलिटी तभी पता चलेगी जब इसमें जुडिशनल प्रोनाउंसमेंट्स आगे फ्यूचर में आएंगे। बिल्कुल सर, मैं बता दूं अपडेट, हमने इस पे काफी काम कर रहे हैं, महासेवा काम कर रहे हैं, हमने पोइसर जिमखाना में बड़े सेमिनार्स किए, बीडीए, क्रेडा, एमसी, काफी लोग काम कर रहे हैं इस पे हमारे मिलके कि एज ए स्टेक होल्डर हाउसिंग सोसाइटी की तरफ से ये आवाज उठे। तो पिटीशन तो है सही कोर्ट में, हाई कोर्ट में, लेकिन इस पर सर हम लोग, हमारे जो एक्स जीएसटी कमिश्नर थे राधेश्याम शर्मा की रिहेब जो है उस पर लगना नहीं चाहिए जीएसटी, उन्होंने वहां पे आगे भी प्रपोजल पहुंचाया था। आज हमारे जो मिनिस्टर हैं अजीत दादा पवार इस चीज के, तो वो काउंसिल में ये चीज रखेंगे आने वाले दिनों में, ऐसा उम्मीद करते हैं लोग। लेकिन सेंटर का कहना है कि जीएसटी जो आपने बताया उसी तरह से जीएसटी तो लगेगा एज पर फॉर्मेट। सिर्फ एक और एडिशनल पॉइंट है कि फ्रॉम द साइड ऑफ क्रेडाई, तो क्रेडाई एज अ बॉडी भी इस पे रिप्रेजेंटेशन ऑलरेडी कर चुका है और टाइम टू टाइम इस रिप्रेजेंटेशन को काउंसिल मीटिंग में काउंसिल में पुश कर रहा है कि रिहैब पोर्शन पे जीएसटी नहीं लगना चाहिए। होपफुली वी विल सी। बिल्कुल, तो ये एक अच्छा डिसीजन होगा सर, सेंट्रल गवर्नमेंट को इसको मानना चाहिए। निर्मला सीतारमन मैडम है, मोदी सरकार है। जैसे रीडेवलपमेंट में जब जाते हैं, बड़ी चीज होती है लोगों के लिए, कार्पस पे बड़ा डिस्कस होता था, कार्पस फंड क्या मिलेगा, रेंट उनको मिलता जो रेंट गिवन, तो सर ये कार्पस फंड और रेंट पर क्या टैक्सेबल है? सर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा है, पहले कंसेप्चुअली इसको समझ लेते हैं। सो जनरली अगर आप देखेंगे तो कोई भी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट अगर हो रहा है तो उस प्रोजेक्ट में एग्जिस्टिंग मेंबर्स को रेंट मिलता है और एग्जिस्टिंग मेंबर्स को बहुत बार कंपेंसेशन भी मिलता है जो कॉर्पस के तरीके से होता है। तो हमें ये समझना है कि ये उन्हें क्यों मिल रहा है। सो जब उन्हें रेंट के नाम पे कोई पेमेंट दिया जा रहा है तो वो उनको एक कंपेंसेशन मिल रहा है उनका एग्जिस्टिंग प्रीमाइस को वेकेट करने के लिए, ठीक है। तो उसको हम रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी या रेंटिंग ऑफ प्रॉपर्टी के तरीके से इवैल्यूएट करके उसकी टैक्सेबिलिटी को नहीं अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज किसी प्रीमाइसेस को रेंट पे देने के लिए वो पैसे उन्हें नहीं मिल रहे हैं, उनका जो एग्जिस्टिंग प्रीमाइस है उसको वेकेट करने के लिए उनको एक कंपेंसेशन मिल रहा है, इसीलिए उसको रेंटल इनकम के तरीके से नहीं ट्रीट किया जा सकता है। सो इस लॉजिक को हम अगर आगे लेके जाए तो लॉजिकली अगर कोई रेसिडेंशियल यूनिट आज है, उस रेसिडेंशियल यूनिट के मेंबर को वेकेट प्रीमाइसेस वेकेट करने के लिए अगर कोई कंपेंसेशन मिल रहा है तो आइडियली उसकी जीएसटी में टैक्सेबिलिटी नहीं होनी चाहिए। हाउएवर अगर कोई कमर्शियल प्रीमाइसेस अपना वेकेट करके दे रहा है विच गोज अंडर रीडेवलपमेंट, तो वहां पॉसिबिलिटी है कि वो जीएसटी के एम्बिट में आ सकता है, विच इज हाउएवर सब्जेक्ट टू कि उनका डॉक्यूमेंटेशन कैसे बना हुआ है, जो मेंबर वो प्रीमाइसेस वेकेट करके उसके सामने कंपेंसेशन ले रहा है क्या वो जीएसटी में रजिस्टर्ड है। तो ये चीजें देखने के बाद उसको प्रोफेशनली इवैल्यूएट करना पड़ेगा कि उस ट्रांजैक्शन पे टैक्सेबिलिटी आएगी या नहीं आएगी। जरूर सर। सर क्या सावधानी रखें जब रीडेवलपमेंट में महत्वपूर्ण चीज होती है डीए, डेवलपमेंट एग्रीमेंट, तो वो जब साइन कर रहा बंदा, हाउसिंग सोसाइटी के मैनेजिंग कमेटी हो या हर एक मेंबर जिसका राइट्स है, तो उसमें सावधानी बरतते वक्त जो टैक्सेबल जो क्लॉजेज है वो क्लॉज क्या सावधानी रखें जाकि डीए में ऐड हो? सर बहुत वैलिड क्वेश्चन आपने पूछा है। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि जब भी आप कोई डीए बना रहे हो तो उसमें सारे टैक्स क्लॉजेस क्लियरली डिफाइंड होने चाहिए। इसका मतलब क्या होता है, तो 3 चीज़ों का हमें ध्यान रखना है कि टैक्स कौन भरेगा, टैक्स कितना लगेगा और टैक्स कब भरा जाएगा। ये तीनों चीज़ें डॉक्यूमेंट में डीए में आनी चाहिए ताकि कोई भी एम्बिग्विटी नहीं रहे। आइडियली जब भी ऐसा कोई डीए बन रहा है तो उसकी ड्राफ्ट स्टेज में प्रोफेशनल को इन्वॉल्व करके इन क्लॉजेस को वेट कर लेना चाहिए, बिकॉज एक बार अगर डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट हो गया तो उसको रीस्ट्रक्चर करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। अभी कुछ लीगल से रिलेटेड क्लेरिफिकेशंस है इम्पैक्टिंग ऑन जीएसटी ऑन रीडेवलपमेंट? सर 2019 में जो रियल एस्टेट सेक्टर रिलेटेड बहुत सारे नोटिफिकेशंस और सर्कुलर्स आए थे जिसने रियल एस्टेट सेक्टर की टैक्सेबिलिटी को बहुत ऐसा कह सकते हैं कि 360 डिग्री चेंज कर दिया था। तो उन नोटिफिकेशंस में क्लैरिफिकेशन आया था जिसके तहत रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के अंडर डेवलपमेंट राइट्स के ऊपर और लैंड ओनर्स को मिलने वाले एरिया के ऊपर की जो जीएसटी भरने की टाइमिंग है
उस टाइमिंग को पोस्टपोन किया गया है टू द पॉइंट ऑफ टैक्सेशन मूव करके उसको लेके गए हैं कंप्लीशन पे। तो ये बहुत अच्छा स्टेप है जिससे कैश फ्लो को रिलीफ मिला है कि जो पैसा शायद आपको पहले भरना था उसकी जीएसटी लायबिलिटी को पोस्टपोन करके कंप्लीशन पे लेके गए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चेंज हुआ था 2019 में। डेवलपर्स के कैश फ्लो और जहाँ जहाँ पे एग्जिस्टिंग मेंबर्स को वो जीएसटी लायबिलिटी डेवलपर को देनी है वहाँ पे उनको वो टाइम मिल गया वो पैसे देने के लिए। हाउसिंग सोसाइटी को और डेवलपर को क्या जीएसटी से रिलेटेड टिप्स देना चाहेंगे उन दोनों के बीच में, हाउसिंग सोसाइटी और डेवलपर के बीच में विवाद नहीं हो आगे? सर बेसिकली सबसे पहले हमें ये समझना है कि जब हम रीडेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो रीडेवलपमेंट रिलेटेड जीएसटी इज नॉट समथिंग विच इज ब्लैक एंड वाइट, ठीक है। तो यहाँ बहुत सारी एम्बिग्विटी है और इसीलिए हमें किसी भी एजम्पशंस पे नहीं जाना है, वर्बल एश्योरेंसेस पे नहीं जाना है। हम जो भी करने का इंटेंट रखते हैं वो सब कुछ सही तरह से डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए। एंड अगर कोई चीज़ डॉक्यूमेंटेड है, वेल स्ट्रक्चर्ड एग्रीमेंट के थ्रू अगर कोई चीज़ आ रही है तो उससे आगे एम्बिग्विटी, जैसे आप बोल रहे हो कि विवाद नहीं होने चाहिए, तो विवाद होने के चांसेस नेग्लिजिबल हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि उसके बाद भी विवाद हो ही सकते हैं, बट उसके चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि अगर कोई भी डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट हो रहा है तो उसके पहले आपकी टैक्स लायबिलिटीज कौन बेयर करने वाला है इसका क्लेरिफिकेशन होना चाहिए और वो डॉक्यूमेंट में सही तरह से ड्राफ्टिंग में आना चाहिए। सो दैट इज़ वन टेक अवे विच आई वुड लाइक टू गिव टू एवरीबडी कि इस तरह से अगर आप डॉक्यूमेंट ड्राफ्टिंग करेंगे तो आपको आगे जाके जो चांसेस है कि डिस्प्यूट्स होने के वो नहीं रहेंगे। बिल्कुल प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स हो या प्रॉपर चीजें हो रिटर्न डॉक्यूमेंट्स में, तो आने वाले दिनों में डेवलपर्स हो या हाउसिंग सोसाइटी या टेनेंट हो, प्रॉपर एक सिंपल टेनेंट हो, उसके भी राइट्स कवर होते हैं। टैक्स की लाइबिलिटीज हो या अन्य जीएसटी की लाइबिलिटीज हो, वो आप रिटर्न में होना जरूरी है। ये जो हमारा पॉडकास्ट है ये जरूर आपके हाउसिंग सोसाइटी के ग्रुप में डालें ताकि रीडेवलपमेंट से रिलेटेड जीएसटी का क्या रोल है वो लोगों को अवेयर और एजुकेशन करने का मौका मिले। संकेत जी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच सर, मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए आपको थैंक यू और ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि मुझे आपके साथ चर्चा करने का मौका मिले उसके लिए भी थैंक यू। यदि आपने महासेवा न्यूज सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, उस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। यदि आप सवाल भी लिखेंगे तो हम सीए संकेत साहब तक सवाल भी पहुंचाएंगे और उन सवालों के जवाब भी चैट बॉक्स में लिखवाएंगे उनके थ्रू ताकि आप अवेयर हो, एजुकेट हो। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच।